साल पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। यही संविधान दिवस कहलाया। कितना अच्छा लगता है ना कि 130 करोड़ लोग जिस किताब के हर शब्द में अपना भविष्य देखते हैं, उस किताब की मर्यादा की रक्षा के लिए दिलो जान से जुटे भी रहते हैं और शपथ लेते हैं कि इस महान संविधान की खींची लकीर पर चलकर अपनी तकदीर। संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन चुनी हुई संस्थाओं की है। भारत की संसद ने इस संविधान को बनाया, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि हम संविधान की सुरक्षा करते हुए संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार देश समाज के सभी वर्गों का उत्थान करें। इस देश ने कितने झंझावातों को झेला है। आजादी मिली तो लहूलुहान, सपने मिले तो गरीबी, भूख और बेबसी के सायों में लिपटे हुए। ऐसे हालात में चलकर 73 साल के इस आजाद मुल्क ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब भी कभी घना अंधेरा हुआ, मंजिल की रोशनी इस संविधान ने दिखाई। इसीलिए इस 26 नवंबर को हिंदुस्तान बड़ी शिद्दत से याद करता है, आज भी कर रहा है। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के विधानसभा के, संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है, संविधान की पहचान किस चीज से होती है? संविधान का चेहरा क्या है? आखिर इस संविधान को एक वाक्य में अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे, जिसमें 12 अनुसूची हैं, 392 अनुच्छेद हैं, 22 हिस्से हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान को समझना है तो आप इसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। करीब 3 साल के लगातार कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावुक मंथन से ये संविधान निकला। तब इसकी उंगली पकड़कर आजाद हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन करने जा रहा था और भविष्य की ओर इंगित करने वाली वो उंगली थी संविधान की प्रस्तावना। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर मुझे कोई कहे कि आप संक्षेप में बताएं तो मैं यही बताऊंगा कि हिंदुस्तान का प्रीएम्बल पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट पढ़ लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यस, एंड फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो। अगर ये 4 चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आप हिंदुस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ पाओगे। ये प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू की उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देशिका से निकली है, जिसको 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में पेश किया था। नेहरू के ज़हन में संविधान सभा के शुरू होने से पहले ही संविधान को लेकर नक्शा खींच गया था। अपनी आजाद ख्याली और हिंदुस्तान को लेकर ख्वाबों की रोमानियत को नेहरू ने बड़े दमदार तरीके से
सभा में प्रस्तुत किया। सदियों की गुलामी की मानसिकता से टूटे देश को नेहरू के सपनों ने नया संबल दिया और उन सपनों को शब्द और भाव दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. कड़वाहटों के बीच संभाव वाला संविधान बनाना आसान नहीं था। हिंदुस्तान की आजादी देश के बंटवारे की कीमत पर मिली। महात्मा गांधी बंटवारे के नाम से ही बेचैन हो उठते थे, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग की जिद और एकतरफा रुख के कारण प्रधानमंत्री नेहरू ने तय कर लिया कि भारत अपना संविधान बनाएगा। मुस्लिम लीग को बहिष्कार करना है तो करती रहे। संसद के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा बैठी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। जिन्ना को नहीं पहुंचना था तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसमें नामौजूदगी खली महात्मा गांधी की। कांग्रेस नेताओं के मनाने के बावजूद गांधी संविधान सभा में गए तो नहीं, लेकिन जो मंत्र दिया वही हमारे संविधान। गांधी ने कहा कि संविधान ऐसा हो जिसमें आखिरी आदमी के हक और हित की बात हो। संविधान सभा ने उसी बात को गांठ बांध ली। चिदानंद सिन्हा कार्यकारी अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की छवि एक विद्वान बैरिस्टर की ही नहीं, बल्कि एक निरपेक्ष अंपायर की भी थी। उनकी अध्यक्षता में एक ऐसी संविधान सभा बैठी जिसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर सदस्यों में कोई भेदभाव नहीं था। संविधान सभा पहले बैठ गई थी, आजादी बाद में मिली, और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो आजादी का वो शुभ मुहूर्त आंसुओं, खुशियों, कल्पनाओं और हकीकतों का मिला जुला रूप था। उस रात पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष अब संविधान बनने लगा तो सबसे पहले सवाल आया कि इसका चेहरा कौन होगा। तो संविधान की प्रस्तावना को 3 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। संविधान का स्रोत हिंदुस्तान की जनता है और इसका इजहार प्रस्तावना की शुरुआत के 4 शब्दों से ही होती है। हम भारत के लोग संविधान का स्वरूप 5 विचारों में पेश किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। वही इसके उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को शामिल किया गया। To bear in mind the ancient message, Uttisthata Jagrata Praptivaran Nibodhata. Awake, arise and stop not till the goal of our freedom is reached. Jai Hind. 1960 में बेरुवारी बनाम संघवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन 1973 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसीलिए इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। शर्त ये रखी कि इसके मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं होगा। का संशोधन हुआ था, उसके लिए ये माना जाता है, जो 1977 में हुआ था, उसके लिए ये माना जाता है कि जो पहले से आत्मा थी उसका स्पष्टीकरण हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ था और कुछ और कर दिया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण हुआ है। और संशोधन 2 किस्म के हो सकते हैं। एक संशोधन ऐसा होता है जिसमें कि आप जनता को या जो नागरिक है उसको आप कुछ और दे रहे हैं, उसको कुछ अधिकार और दे रहे हैं। इसके आधार पर ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान सभा में भी खूब जिरह हुई, लेकिन इस समाजवाद से आगे अहम सवाल था मौलिक अधिकारों का। डॉक्टर अंबेडकर उस समिति में भी जुड़े थे जो मौलिक अधिकारों के लिए बनी थी। डॉक्टर अंबेडकर कितनी तैयारी के साथ समिति की बैठक में जाते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहली बैठक में ही अंबेडकर मौलिक अधिकारों की सूची बनाकर पहुंचे थे। संविधान सभा में 389 सदस्य, सभी कानून की बारीकियों को पकड़ने वाले, और इन सारे विद्वानों को मिलकर चुनने थे 6 या 7 मौलिक अधिकार। इसमें अजीबो गरीब मुद्दे उठाए गए। कपूरथला राजघराने से आने वाली राजकुमारी अमृत कौर ने कहा कि शिकार के लिए हथियार रखने को मौलिक अधिकारों में रखा जाए, तो अंबेडकर ने बच्चों का सवाल उठाया कि मां बाप के कारण उनको वैध या अवैध न। गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की कश्ती को तूफान से निकालकर साहिल पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेता कि आने वाले दिनों में फिर से लहरें इस कश्ती को निगल नहीं जाएंगी? कौन बताता कि हुक्मरानों का रंग सफेद से सांवला हो जाने से हुकूमत का जालिम मिजाज नहीं बदलता? इसलिए जरूरी था कि मौलिक अधिकार ऐसे हों जो हर नागरिक को सक्षम बनाए। देश के संविधान बनाने होने वाले उन मनुष्यों ने, जिनकी बहुत त्याग और तपस्या थी, बहुत दूरदर्शिता थी, उन्होंने जब संविधान बनाया था तो सभी पहलुओं पर विचार किया था, आज की परिस्थिति, भविष्य की परिस्थिति। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमारा संविधान जहाँ दृढ़ता भी रखता है और लचीलापन भी रखता है, और इसीलिए भारत का संविधान कभी भी खतरे में नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर एक लंबी रिपोर्ट पेश की। उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि क्या लोगों के मौलिक अधिकारों का विस्तार असीम हो या उस पर कोई पाबंदी भी होगी। गुलामी के दुर्दिन ने इस देश को सिखा दिया था कि आजादी की कीमत क्या होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा बहस मौलिक अधिकारों पर ही हुई। कुछ सदस्यों की मांग थी कि आर्थिक आजादी हो, यानी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाए। किसी ने अछूतों के हक की मांग उठाई तो किसी ने जाति विहीन समाज की, किसी ने शिक्षा में बराबरी को मौलिक अधिकारों में जोड़ने की वकालत की, तो किसी ने दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की, तो किसी के लिए अभिव्यक्ति की आजादी सबसे अहम थी। वहीं दलितों की पीड़ित आवाज को भी मौलिक अधिकारों में जोड़ने की मांग कई बार उठी। तब मोर्चा सरदार पटेल ने संभाला, जिनकी सबसे बड़ी और ऊंची प्रतिमा के नीचे हिंदुस्तान में संविधान के सारे रक्षक एक साथ इकट्ठा हुए। सरदार पटेल ने न सिर्फ देश की अलग अलग रियासतों को ही एक सूत्र में जोड़ा, बल्कि हर दिल को जोड़ने वाले संविधान पर भी जोर दिया। हम सब जानते हैं कि देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार रहे सरदार पटेल की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया जाना बहुत सार्थक है। आने वाले समय में संविधान 75 वर्ष की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को समय के अनुकूल बनाने के लिए, बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा। संविधान के मूल अधिकार और कर्तव्यों को हम समाज के हर क्षेत्र में पहुंचाएं, इसके लिए भी विधानमंडल और संसद मिलकर काम करेगी। जिस सरदार पटेल की यादों के साए में संविधान दिवस मनाया गया, उन्होंने संविधान सभा में ही साफ कर दिया कि राज्य किसी भी स्थिति में
नागरिकों की जाति, धर्म, नस्ल, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिस पर आखिरी मुहर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगाई। सरदार पटेल के मजबूत इरादों ने संविधान को फौलादी बनाया, इसीलिए उनकी विशालकाय प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा नदी के किनारे पर संविधान दिवस भी मनाया गया और 80वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शताब्दी वर्ष भी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की परंपरा 1921 में शुरू हुई थी। हम सबका मकसद जनता के हितों का संरक्षण करना ही है। अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध है। हम फिर से संविधान पर लौटते हैं। मौलिक अधिकारों का सवाल सबसे अहम था। कई मुद्दों पर माथापच्ची हुई, जैसे राजद्रोह का मामला होना चाहिए या नहीं, जैसे अल्पसंख्यकों की परिभाषा क्या हो। अल्पसंख्यकों के सवाल पर कांग्रेस के फायरब्रांड नेता महावीर त्यागी ने सुझाव दिया कि पहले पाकिस्तान को देख लेते हैं कि वो अपने यहां अल्पसंख्यकों के लिए क्या करता है, फिर हम तय करेंगे। लेकिन आंबेडकर ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को बराबर का अधिकार देंगे। आखिर में काफी गहन सोच विचार के बाद संविधान सभा ने 7 मौलिक अधिकारों को कबूल किया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इनमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति रखने का अधिकार था। उस समय जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक में जगह मिली है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में शामिल है। पांचवां अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा और आखिरी अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 32 में है। संविधान सभा में बुनियादी हकों पर जब बात हुई तो ये भी सवाल उठा कि क्या कभी इनको खत्म भी किया जा सकता है, या कुछ समय के लिए लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हाँ, अगर लोगों के मौलिक अधिकारों की कीमत पर भारत नाम के संघ की रक्षा हो जाए तो ये सौदा सस्ता ही मानना चाहिए। I like a strong united center, much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. अम्बेडकर ही इन सब फंडामेंटल राइट्स की जान है। उसने ही इन सब की रचना रची है। मौलिक अधिकार हाथ में आए तो लगे हाथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात उठी। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने पूछा कि राज्य के प्रति नागरिकों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए कि नहीं। हालांकि उस वक्त तो संविधान सभा ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया, लेकिन 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए इनको संविधान में जोड़ा। इन्हें अनुच्छेद 51A में रखा गया। इसके तहत प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना पैदा करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको तैयार करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्ति की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में तरक्की की ओर बढ़ने की लगातार कोशिश करें। और माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलवाएं। आखिरी कर्तव्य को 88वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 114 दिनों तक चली थी। उनमें से संविधान की आत्मा बिल्कुल खिल कर निकली मौलिक अधिकारों के रूप में। लेकिन विविधताओं से भरे इस देश के संविधान की चौहद्दी काफी बड़ी थी। इसमें बुनियादी हकों से आगे भी एक दुनिया थी जिन पर संविधान सभा में काफी गर्मा गर्म बहस हुई। कई मुद्दों ने नई बहस को तो कई मुद्दों ने नए सवालों को जन्म दिया। कौन था सबसे सुलगता सवाल? जिस देश में कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी, वहां पूरे देश की एक भाषा क्या हो, इस पर घमासान मचा तो ताज्जुब नहीं हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हिंदुस्तान में बोलियां और भाषाएं सैकड़ों के आंकड़ों से बहुत आगे हैं। ऐसे में यक्ष प्रश्न यह था कि बोली पर सहमति कैसे बनेगी। संविधान बनाते समय सबसे विवादास्पद मुद्दा भाषा का था। जिस देश में कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी, वहां जुबान पर घमासान मचना ही था। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सवाल था कि सदन में कौन सी भाषा बोली जाएगी, किस भाषा में भारत का संविधान लिखा जाएगा और किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा। हिंदुस्तान के करीब 1/3 आबादी हिंदी बोलती है, इसलिए राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी की पैरोकारी करने वालों की संख्या भी काफी थी। हालांकि हिंदी पट्टी से ही आने वाले कई नेता इस बात को जानते थे कि जबरन हिंदी लाई गई तो देश चलाना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ सवालों से टकराना ही था। खुद डॉक्टर अंबेडकर की दलील थी कि अंग्रेजी में कानूनी और तकनीकी चीजों को समझना और लिखना आसान होगा। अंग्रेजी को एज ए टेम्परेरी प्रोविजन अंडर द मुंशी-आयंगर फार्मूला उसको कहा गया कि ये फिलहाल चलती रहेगी, लेकिन जैसा हम सबको मालूम है वो 15 साल बढ़ते रहे और प्रैक्टिकली अंग्रेजी ही अभी तक प्रमुख भाषा है सरकारी काम। पाकिस्तान ने उधर उर्दू को अपनी भाषा माना तो इधर हिंदी को लेकर संविधान सभा के कई सदस्य अंध उन्माद और प्रतिक्रिया में चिल्लाने लगे। इसकी प्रतिक्रिया दक्षिण भारत से आए सदस्यों पर पड़ी और वो अंग्रेजी या फिर अपनी भाषा की मांग करने लगे। उस समय जिस राजनीतिक दल का देशव्यापी असर था वो कांग्रेस थी, लेकिन देश बटा तो जुबान भी बट गई। कांग्रेस के अंदर ही हिंदी के लिए कौम परस्ती ऐसी बढ़ी कि भाषा के सवाल पर मत विभाजन हुआ। इसमें बहुतों ने हिंदुस्तानी का विरोध किया और 32 के मुकाबले 63 वोटों से हिंदुस्तानी हार गए, हिंदी जीत गई। It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, "Bulbul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak." भाषा का सवाल था तो बराबरी का सवाल भी। अब बराबरी के लिए जरूरी था दलितों को आरक्षण मिले, लेकिन जब आरक्षण के खिलाफ सवाल उठने लगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान बनाने के काम से खुद को अलग कर लिया, बल्कि ये भी इशारा कर दिया कि वो न सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी बल्कि कानूनी मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। इससे ऐसी खलबली मची कि अंबेडकर को मनाने खुद सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात से तय हो गया कि संविधान के शिल्पी तो अंबेडकर ही रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा ये तय हो गया कि दलितों का हक नहीं मारा जाएगा। मेरा सौभाग्य रहा डॉक्टर अंबेडकर से उनके साथ बैठने का और उनसे बातें करने का, और मैं कह सकता हूँ उसके अलावा जो संविधान सभा का भी रिकॉर्ड देखिए आप, कमेटीज में देखिए, तो वो रिजर्वेशन इन परपिचुइटी के अगेंस्ट थे, स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि क्लासलेस सोसाइटी हो इंडिया में और कोई जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, लेकिन वो समझते थे कि
इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स मुश्किल है, तो जो अनइक्वल हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ बराबरी में बैठ सकें और उसके बाद इक्वलिटी हो। अब एक अहम सवाल था कि देश आजाद है, देश में लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र को चलाने के लिए चुनाव प्रणाली क्या होगी। कुछ सदस्य आयरलैंड की तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली चाहते थे, लेकिन जब संविधान सभा के सलाहकार BN राव डबलिन गए तो वहां के नेता इमोन द वलेरा ने अपना दुखड़ा रोया कि इसमें इतनी खामियां हैं कि वो खुद बदलना चाहते हैं, इसलिए वो आइडिया वहीं खारिज हो गया। कुछ लोग कैबिनेट मंत्रियों की सीधे जनता से चुनी जाने वाली स्विस व्यवस्था चाहते थे, लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। कुछ सदस्यों का मानना था कि अमेरिका की तरह शासन की राष्ट्रपति प्रणाली हो जिसमें सरकार की स्थिरता की गारंटी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के सामने संसद कमजोर हो जाती है। ऐसे में सबने ग्रेट ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को चुना जिसमें सरकार की स्थिरता रहे ना रहे, लेकिन उत्तरदायित्व का भाव सबसे ज्यादा रहता है। भारत ने वेस्टमिंस्टर प्रणाली की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को चुना। ये भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सबसे ऊपर होंगे, लेकिन उनकी हैसियत बराबर वालों में प्रथम की होगी। आप हमें मिलकर जो आर्जी दिक्कतें हों उनका सामना करना है, उन पे हावी आना है, आगे बढ़ना है, और इस तरह से कदम ब कदम कौम आगे बढ़ेगी, कौम की तकलीफें कम होंगी, काम बढ़ेंगे। इस मुल्क में हल्के हल्के हम बेकारी को ख़त्म करेंगे, और वो जो खासकर हमारे बेचारे मुसीबत ज़दा भाई बहन हैं गांव में या शहर में, जिनके ऊपर आज नहीं सैकड़ों बरस से गरीबी का बोझा है, वो बोझे हटेंगे। जब वोट के अधिकार की बात आई तो कई सदस्यों ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसका पुरजोर विरोध नेहरू ने किया। नेहरू की दलील थी कि जब हिंदुस्तान सबका है तो सभी वोट के अधिकारी हो। आखिरकार तय हुआ कि 21 साल से अधिक उम्र का हर नागरिक अपनी उंगली की ताकत से हिंदुस्तान की सत्ता तय करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान अच्छे हाथों में रहेगा तो अच्छा काम करेगा, बुरे हाथों में जाएगा तो बुरा साबित हो सकता है। जब सत्ता के लिए संविधान को कैद करने की कोशिश हुई तो इसी देश ने आंतरिक आपातकाल का बुरा दौर भी देखा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. इसके बाद सरकार ये दलील देती रही कि इमरजेंसी क्यों जरूरी थी, लेकिन देश के जनता ने संविधान से मिले अपने वोट के अधिकार से बता दिया कि इमरजेंसी क्यों बुरी थी और इसीलिए क्यों जरूरी नहीं थी। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गई तो वो संवैधानिक दायरे में लोकतंत्र के करवट लेने की एक शुभ आहट थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसी साल दिसंबर में 42वें संशोधन से किए गए कई बदलावों को 44वें संशोधन से बदल दिया गया। इस बार राष्ट्रपति की शक्ति को बहाल किया गया, यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक को कैबिनेट के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। संसद और विधानसभा में कार्यवाही के लिए कोरम की व्यवस्था बहाल की गई। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 साल का कर दिया गया। संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आपातकाल लागू करने के लिए अब साधारण नहीं बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत होगी। अगर आपातकाल लगा तो भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 352 में आंतरिक आपातकाल के आधार पर आंतरिक अशांति और उपद्रव की जगह
सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। साथ ही अनुच्छेद 352 में ही क्लॉज 5 जोड़ा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की ताकत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन को बहाल किया गया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द की मर्यादा को एक रत्ती भी कम नहीं होने दिया। बदलाव सिर्फ वही हुए जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी थे। अमेरिका के महान इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि भारत का संविधान फिलाडेल्फिया के उस संवैधानिक सम्मेलन के बाद सबसे बड़ी घटना है जो 25 मई से 17 सितंबर 1787 तक चला। उसमें अमेरिका के संविधान की बुनियाद रखी गई थी। भारत के संविधान को इतनी बड़ी घटना मानने वाले ऑस्टिन इसका श्रेय किसको देते हैं? महात्मा गांधी को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं, सरदार पटेल को नहीं, तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं? अब बचे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, तो क्या उनको? जी नहीं। ऑस्टिन ने भारत के संविधान पर लिखी अपनी किताब के आखिर में लिखा है कि ऑल क्रेडिट गोज टू द इंडियंस, यानी सारा श्रेय भारतीयों को जाता है। जी हां, वो श्रेय आपको, हमको जाता है, हम भारत के लोगों को जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।